पूरे समाज कल्याण विभाग की ओर से, सभी युवाओं की ओर से, बच्चों की ओर से प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत। भागीदारी भवन के इस हॉल में एक बार पुनः वरिष्ठ जन का स्वागत करने का अवसर हम लोग को मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और भी सौभाग्य है कि आज नवमी का त्यौहार है। हम सब पूजा करके आ रहे हैं, या हो सकता है घर पहुंच करके पूजा करें। ये त्यौहार शक्ति की उपासना का पर्व है और वो शक्ति जो मूर्ति के रूप में हम स्थापित करते हैं वो तो है ही, लेकिन वो एक प्रतिबिंब है। और इस बात का प्रतिबिंब है कि जो हमारे अंदर की शक्ति है उसको हम बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। और अनुशासन के जरिए जो हम व्रत लेते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से व्रत लेता है, लेती हैं, और उस व्रत को हम पूरा करते हैं। ऐसा ये सुंदर त्यौहार है। और हमारे वरिष्ठ जन स्वस्थ हैं, शरीर से भी, मन से भी, और सक्रिय योगदान भी कर रहे हैं, केवल इसीलिए क्योंकि आपके अंदर की शक्ति आपने जागृत रखी है और अपने जीवन को अनुशासन के साथ में आप जी रहे हैं। आप सभी लोगों को आज नवमी के इस पर्व की बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस सुंदर संयोग के दिवस पे हम सब बैठे हैं, ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खुशी की बात है। विशेषकर हमारे वरिष्ठ अतिथिगण आज के अवसर पे आदरणीय रिटायर्ड जस्टिस श्री कमलेश्वर नाथ जी सर का उद्बोधन हम सब ने अभी सुना। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने कम शब्दों में बड़ी अच्छी बात रखी, पूरी बात रखी, हम सब ने उसको ग्रहण भी किया। आदरणीय दादी जी हंसमुखी देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय श्यामपाल सिंह जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक महासमिति, सर आपका बहुत स्वागत, शुभकामनाएं। आदरणीय डॉक्टर कमला सिंह जी, प्रोफेसर सविता मित्तल जी, डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, सर बहुत स्वागत आपका। आदरणीय नीलमन कुमार जी, श्री महेश चंद्र शर्मा जी, AK सिंह जी, इंदू बहन जी, हमारे ACS श्री L वेंकटेश्वरलू जी, प्रशांत जी, RP सिंह जी, अरुण पांडे जी, हमारे कार्यक्रम अधिकारी PK त्रिपाठी जी, जयराम जी, अमरजीत जी, आनंद जी, अनूप भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे ज़्यादा स्वागत जो हॉल में अभी अभी आए हैं हमारे बच्चे पीछे, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अपने बच्चों का हम अभिवादन करें। CMS का भी बहुत धन्यवाद करें, ये बहुत ही प्यारा विचार रहा। और आज का वर्ल्ड एल्डर्स डे मनाने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता था कि हमारे वरिष्ठ भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, पूरे परिवार के रूप में। जो पहली लाइन थी कि जिन परिवार में, जिन घर में दादा दादी होते हैं वहाँ वो भाग्यवान होते हैं, तो आज ये भागीदारी भवन बहुत ही भाग्यवान हो गया कि यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग साथ मौजूद हैं। जो आपने बच्चों डांस प्रस्तुत किया, गीत प्रस्तुत किया, मनमोहक भी था। और उसके बाद जो गाने मेडले शब्द की हिंदी शायद जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग समझ गए मेडले का मतलब बहुत अच्छा होता है। उसकी हिंदी अंग्रेजी जो भी हो, लेकिन संगीत की भाषा अलग है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही। मैं आज, क्योंकि कुछ नीतिगत विषयों पे भी चर्चा होनी चाहिए, आगे और भी चर्चा होगी, उसका मैं थोड़ा ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ, एक टेम्पलेट देना चाहता हूँ। जो कमी अक्सर रहती है सरकार की नीतियों में कि 4-5 अधिकारी बैठ कर के कमरे में नीति तैयार करते हैं और फिर उस नीति को हम लेकर के आपके पास में आते हैं, फिर पाते हैं कि इसमें तो बहुत सारी कमियां छूट गई। तो जो भी नीति बने, जो भी उपाय सॉल्यूशन बने, वो सरकार के तंत्र द्वारा बनाई जाएगी, लेकिन आपका सक्रिय योगदान उसमें होना चाहिए। आपका दर्द क्या है, आपकी खुशियां क्या हैं, आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, जब उसको सरकार के तंत्र में सही तरीके से संग्रहित किया जाएगा तो हम आशा कर सकते हैं कि हमारा उपाय भी बेहतर होगा। और इसके लिए लगातार हम लोग चर्चाएं करते हैं, औपचारिक रूप से रिसर्च भी करते हैं, जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि आकांक्षाओं में बड़ी भिन्नता भी है। आमदनी के हिसाब से भिन्नताएं हैं, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भिन्नताएं, स्त्री पुरुष की भिन्नताएं हैं, ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों की भी कुछ चिंताएं हैं, वो भी हम लोग को देखनी है।
और उसके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। जो काम करने की हमारे चुनौतियां हैं या दिशाएं हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले एक्टिव एजिंग के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जोर दिया। हम किसी एक तारीख पे 60 साल या 65 साल या 62 साल, क्योंकि आज एक डेट हो गई है इसलिए हम रिटायर हो जाते हैं, ये बात कुछ अजीब सी लगती है। एक अंक पे हम कैसे रिटायर हो जाते हैं? हाँ, किसी सेवा से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जीवन से रिटायर नहीं होते और जीवन से कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। हम अपना सक्रिय योगदान करते रहते हैं। उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, उस पर काम हो भी रहा है, अभी और उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन एक विचार मैंने सुना और मैं चाहूँगा ज़रूर हम लोग उस पर चर्चा भी करें, अनुसंधान भी हो। मेरे एक बहुत पुराने मित्र जो कि डेनमार्क के एम्बेसडर दिल्ली में थे, फ्रेडी उनका नाम है, और वो पीछे करीब 5-6 महीने पहले लखनऊ आए, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई, यहीं पे कार्यालय में आए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ और मैं दूसरा कोई जॉब बताया उन्होंने वो करूँगा। तो स्वाभाविक सवाल मेरा था कि आप रिटायर हो रहे हैं तो आपके यहाँ रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि डेनमार्क में रिटायरमेंट की कोई उम्र निश्चित नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर किसी एक तारीख पे या डेट पे, जैसे मैंने कहा, रिटायर कर दिया गया, तो इसका मतलब ये उम्र के आधार पे भेदभाव है। तो मैंने कहा अच्छा, ये विचार, ये सोच मैंने पहली बार सुनी। फिर उन्हें मुझे समझाया भी कि उनके यहाँ आप एनुअल मेडिकल चेकअप करते रहिए और आप स्वयं बोलिए कि मैं स्वस्थ हूँ, तो आप जब तक आप काम करना चाहते हैं अपना काम कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत नई सी बात थी, शायद आपके लिए भी नई बात हो, पर विचारणीय बात है कि क्या हमको भी ऐसा सोचना चाहिए, क्या ऐसा अपनी नीतियों में हम ला सकते हैं। हालांकि हमारे पास दूसरा अवसर भी है। आज भारत सबसे युवा देश है। हमारी जनसंख्या का जो एवरेज आयु है, औसत आयु है, वो केवल 27 वर्ष है। जापान जैसी जगहों पे 67 वर्ष है। तो हम सबसे युवा देश आज दुनिया के हैं। जो अभी युवा हैं, इनका जीवन यानी अगले 25-30 साल भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर के आ रहा है, जिसको अंग्रेजी में डिविडेंड्स ऑफ डेमोग्राफी कहा गया है। मतलब जनसंख्या का जो लाभ हम लोग ले सकते हैं। अपने युवाओं को जितना हम शिक्षित कर दें, जितना उनके हाथ में हम हुनर दे दें, तो आज भारत की जो तेज प्रगति हो रही है उसमें वो अपना और अच्छा योगदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर, देश के बाहर जाना है तो उसमें भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। आज अगले एक पीढ़ी 25-30 साल पूरी दुनिया का भविष्य भारत के युवाओं के आधार पे टिका रहेगा। लेकिन हमको ये भी सोचना है कि जैसे जैसे ये जनरेशन आगे बढ़ेगी, भारत भी उस ओल्ड एज वाले स्थान पे पहुंचेगा। तो जो देश अभी उस चिंता से या उस परिस्थिति से निपट रहे हैं, हमको भी समझना होगा कि आगे 25-30 साल बाद हमारी भी वो स्थिति आएगी जब हम एक ओल्डर नेशन बन जाएंगे। उसके लिए हमको अभी से योजना बनानी होगी, अभी से तैयारी करनी होगी और व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें रिसर्च भी हो और नई नई चीज़ें हम लोग लेकर के आएँ, दूसरों से भी सीखें। एक बहुत महत्वपूर्ण अप्रोच हमारी है और हमेशा रहेगी कि सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक अपने अपने परिवार के साथ ही रहने चाहिए। ये हमारी सहस्त्राब्दियों की परंपरा है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज आने के साथ में ये कुछ बिखरा। लेकिन मैं देखता हूँ कि इसमें भी नए नए रूप आ रहे हैं। आज बच्चे क्योंकि कहीं जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, और वो उन्नाव में या मेरा घर कन्नौज में वहाँ नहीं आ सकते, तो माता पिता उनके पास जा कर के रह रहे हैं, बगल बगल का फ्लैट लेकर के भी रह रहे हैं, जिससे कि एक दूसरे की स्पेस भी रहे और साथ साथ एक दूसरे का समर्थन भी कर पाएँ। तो नए ऐसे उपाय निकल के आ रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहे हैं, उसको भी हमको समझना है और मदद करना है की जाए। लेकिन जो आवश्यकता महसूस हो रही है हम लोग को, मेरी उम्र जैसे 55 साल की है, मेरे साथी जो कहीं विदेश में हैं या लखनऊ के बाहर हैं, अक्सर उनकी ऐसी चिंता होती है कि माता पिता मेरे घर पे हैं, लगभग स्वस्थ भी हैं, लेकिन देख रेख ठीक से नहीं हो पा रही है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा दे सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था उनको नहीं मिल पा रही। तो जैसे विकसित देशों में सीनियर लिविंग की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्थाएं लाने की हम लोग को अपनी नीतियों से कोशिश करनी है। कुछ हद तक हुआ भी है। नोएडा में एक अच्छी सोसाइटी अच्छी आई है,
लखनऊ में मैं समझता हूँ कि अभी नहीं आई है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पर हम लोग को मिलके इसके लिए काम करना होगा। कुछ हम लोग ने पीछे बिल्डर्स के साथ में भी चर्चाएं की, बोर्ड के लोग भी उसमें मौजूद थे और इस बात को हम लोग बता पाए कि आने वाले समय में इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पे होने वाली है। दूसरी आवश्यकता ये भी हमारी होने वाली अभी है कि क्योंकि वरिष्ठ नागरिक को आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए अस्पताल जाना है, दिखा के आना है, कोई चेक कराना है, कोई आवश्यकता है, लेकिन वो व्यक्ति पार्ट टाइम कौन हो जिसका कि विश्वास भी हो, कोई अपराधी ना हो, कोई गड़बड़ व्यक्ति ना हो, वो जिम्मेदारी के साथ में इस काम को पूरा करे। ये भी एक बहुत बड़ा अवसर है जो कि सरकार भी कर सकती है और निजी क्षेत्र भी कर सकता है। और अंतिम विकल्प के रूप में जो अभी हम लोग देख रहे थे, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम में रहना किसी प्रकार कोई ये ना सोचे कि ये शर्म की बात है और इनके बच्चे तो बहुत निकम्मे हैं जिसकी वजह से वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है, ऐसा नहीं है। जब हम अपने वृद्धजनों से बात करते हैं तो वास्तविक आवश्यकताएं होती हैं, ये कोई अत्याचार वाली बात नहीं है, वास्तविक आवश्यकताएं होती हैं जिसकी वजह से वृद्धाश्रम में पूर्णकालिक या अंशकालिक हमारे वरिष्ठजन रहते हैं। हम इस बात का सम्मान करते हैं और कहीं भी कोई इसमें बेचारगी वाली बात नहीं है, कोई दया के पात्र वाली बात नहीं है। जो हमारे वृद्धाश्रम है उनका अनुबंध अब पूरा हो गया है और नए सिरे से हम लोग इसका अनुबंध कर रहे हैं। प्रशांत, इसका अभी इनवाइट हो गया, RFP होने वाला है, हो गया, तो नई अनुबंध की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा आज, क्योंकि बहुत से लोग हमारे वृद्धजन की सेवा करने वाले मौजूद हैं, तो जो सोसाइटीज़, जो NGOs वृद्धजन की सेवा कर रही हैं, ऐसे 75 वृद्धाश्रम पुनः अनुबंध के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपकी रुचि होगी, आप अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी और अच्छे NGOs को हम लोग ये काम देना चाहते हैं। एक बड़ा परिवर्तन लेकर के हम लोग आ रहे हैं जिसमें जो वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक आकलन किया कि हमको पता है आधार के डेटा से, आयु के डेटा से कि कितने लोग अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में 60 साल के होने वाले हैं। हमको उनका एड्रेस भी पता है, हमारे पास उनका बैंक अकाउंट भी है, तो उनसे फॉर्म भरवाने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम ऑटोमेटिक तरीके से उनके खाते में जिस दिन वो 60 साल के हो पेंशन देना शुरू कर दें। इसके ऊपर अध्ययन हुआ, पूरा काम हम लोग ने व्यवस्थित कर लिया है और अगले 2-3 महीने के अंदर हम लोग इस ऑटोमेटिक पेंशन व्यवस्था को ले आएंगे। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई आवेदन नहीं, सीधे आपके खाते में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। पूरा व्यवस्था बन गई, जिस कैबिनेट में हमको जाना है, अप्रूवल लेना है, योगी जी का निर्देश है, इसको करना है। हम लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ एक काम और कर रहे हैं, जैसे सरकारी कर्मियों की पेंशन होती है तो नवंबर में शायद एक बार हम लोग ना जैवता प्रमाण पत्र देते हैं कि हम जीवित हैं। तो जीवन प्रमाण नाम से आदरणीय मोदी जी ने एक पूरा पोर्टल बना दिया जिसमें अब इस साल से हम लोग ने उसको वृद्धों की सेवा के लिए भी ले लिया है। तो आपको अपने जीवित होने का जो प्रमाण देना पड़ता है, हालांकि सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन एक है टेक्निकल विषय है। जीवित होने का जो प्रमाण पेंशनर के रूप में मैं भी देता हूँ, क्योंकि मैं सरकार से सरकारी वाली पेंशन पाता हूँ, आप भी शायद देते हो क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती थी। तो बार बार आप सुनते थे कि वो जीवित हैं और इनको मृतक डिक्लेयर कर दिया गया, फिर वो मृतक संघ भी बना के लोग प्रदर्शन करते हैं। अब ये सब परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस साल से जो जीवन प्रमाण का सॉफ्टवेयर है उसको हम जन सुविधा केंद्र जाके भी प्रयोग करके अपना काम 10 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन स्वयं इस्तेमाल कर लेते हैं या आपके परिवार में, पड़ोस में कोई भी है जो आपको सहयोग कर सकता है, तो आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे या नज़दीक के जन सुविधा केंद्र जा करके जीवन प्रमाण का काम पूरा हो जाएगा। कोई आपको गलत तरीके से मृतक नहीं डिक्लेयर करेगा और किसी प्रकार कोई छूटेगा भी नहीं। ये व्यवस्था हमारी ये भी नवंबर से शुरू हो जाएगी। मुझे आशा है कि इसके बाद में वृद्धावस्था पेंशन की जो तकनीकी समस्याएं थी, किसी प्रकार की परेशानी थी, उनको हम लोग हल कर पाएंगे। और अंत में हमें नए विचारों की ओर भी करना है, बातें करना है। चर्चा के पटल भी होना चाहिए और कार्य योजना भी होना चाहिए। अब दोनों चीजें होती हैं तो समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और चर्चाओं में खासकर तकनीक का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हम लोग पिछले साल बैठे थे, तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस नई बात हो रही थी। आज लगभग हर व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है, तकनीक को कैसे हम लोग सीखें,
इसमें मुझे दो तरह के वरिष्ठ मिलते हैं। एक जो बोलते हैं अब मुझसे नहीं सीखा जाएगा, अब हमें ना आ रहा कुछ, और दूसरे जैसा मैंने मेरे पिताजी का अनुभव किया। पिताजी जब रिटायर हुए 60 वर्ष के हुए तो डीजीपी थे, तो बहुत व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट से 4 दिन पहले कंप्यूटर खरीद लिया, बड़ा वाला कंप्यूटर लगाता था, और मुझको उन्होंने रिटायरमेंट के अगले दिन ही सुबह 6:30 बजे जगाया, उठो। मैंने कहा जी बाबा क्या? बोले चलो मुझे कंप्यूटर सिखाओ। इतनी सुबह? बोले हाँ, क्यों, समय नहीं वेस्ट करना है, कोई सिखाओ। और तो ठीक, मैं भी उठा, मंजन किया, और कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में वो पूरा सीख गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी 7 पुस्तकें स्वयं अपने आप टाइप की, और इतने मददगार भी उसमें काम कर लेते थे। कोई और साथी उनके वरिष्ठ या और मित्र जिनको कुछ भी टाइप कराना होता था, फिर वो जो है आते थे हमारे पास आकर अपने चिट्ठी उट्ठी टाइप कराते थे और सबकी मदद कर लेते थे। एक हुनर सीख लिया तो मदद हुई। ये तो मैं 60 वर्ष का बता रहा हूँ, मैं आपको दूसरा और बड़ा उदाहरण बताता हूँ, 105 वर्ष का। यही इसी हॉल में आज से 3 साल पहले हम लोगों ने सम्मानित किया था महेश चंद्र दीक्षित जी को। वो 105 वर्ष के उस समय थे, सही बोलूँगा। और महेश चंद्र दीक्षित जी, उनके ऊपर एक फिल्म भी हम लोगों ने बनाई, मैं चाहूँगा जरूर उसको देखें, आज शेयर भी किया जाए उसको। वो आज़ाद भारत के पहले अशोक चक्र विजेता थे। वो एयरफोर्स के पायलट रहे थे, और शायद आर्मी में भी रहे थे, नहीं नेवी में रहे थे, और एयर इंडिया के पायलट थे। एक प्लेन वो हांगकांग से इंडोनेशिया लेके जा रहे थे, जिसमें किसी जासूसी एजेंसी ने बॉम्ब लगा दिया, क्योंकि उनकी इनपुट ये थी कि इसमें कुछ चाइना के लीडर्स जा रहे होंगे, और वो मिड एयर एक्सप्लोजन हो गया। प्लेन समुद्र के नीचे तल में चला गया। केवल 2 लोग जीवित बचे, जो कि तल में से निकल करके आगे महेश चंद्र दीक्षित जी थे और एक दूसरे साथी थे। उनको आज़ाद भारत का सिविलियन अशोक चक्र विजेता पहले थे। जब मैं उनसे मिलने उनके घर गया, परिचय तो यही हुआ, फिर इंदिरानगर आप मुझे ले गए, फिर मैं दिल्ली भी उनसे मिलने गया, तो मुझे इतना गौरव हुआ और इतना अचरज हुआ। वो मयूर विहार में एक फ्लैट में बिल्कुल अकेले रहते थे। केवल एक मेड उनका खाना बनाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए आती थी, और कंप्यूटर पे वो सारा काम करते थे जो आप और हम करते हैं। केवल अंतर वो बड़ा बड़ा टेक्स्ट उनका इतना बड़ा बड़ा होता था, और व्हाट्सएप यूज करना, यूट्यूब यूज करना, व्हाट्सएप वेब यूज करना, जो आप सोच सकते हैं, ईमेल करना, वो 105 वर्ष पे सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। बहुत बड़ी प्रेरणा मुझको मिली कि हम लोग सोचते हैं कि अब क्या सीखेंगे, बहुत लेट हो गया। तो 105 वर्ष के महेश चंद्र दीक्षित जी जब वो कर रहे थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आत्मा को शांति मिले। आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनसे हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए, नया सीखने के लिए कभी भी समय पूरा नहीं होगा, हम लोग को इस पर बढ़ते रहना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने वरिष्ठ को, जिन्होंने रामलीला और सांस्कृतिक मंचन में अपना योगदान किया है। आगे और आपका योगदान रहेगा। जो एक सुझाव जरूर है, मैं भी कल परसों ही कन्नौज में अपने गाँव में था, तो एक कार्यक्रम था, उसमें पुराने जो गीत हैं वो कुछ माताएं गा रही थी, जो कि नई लड़कियों को नहीं आते थे, क्योंकि अब तो सब बॉलीवुड हो गया। तो अपने पुराने गीतों का संग्रह करना, उनकी रिकॉर्डिंग करना बड़ा अच्छा होगा। इसमें प्रशांत एक वरिष्ठ के साथ मिल करके और सूचना के साथ भी मिल करके अगर हम उन गानों को संग्रहित करें, उनका टेक्स्ट भी लिखें, उनके बारे में प्रसंग क्या है वो भी लिखें, और उसको यूट्यूब पे फ्री में हम लोग डाल दें, तो अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को हम लोग संजो रहे होंगे। अपने वरिष्ठ का एक योगदान भी ले रहे होंगे, एक्टिव एजिंग का भी एक हिस्सा होगा। ऐसा मेरा सुझाव है। मैं चाहूँगा हम लोग मिल करके इस पर काम करें। आए हुए सभी वरिष्ठ का, प्यारे बच्चों का, युवाओं का पुनः बहुत बहुत स्वागत। अभी हम सब सम्मान करेंगे अपने वरिष्ठ का, अपने वरिष्ठ का हम लोग सम्मान भी करेंगे अभी, और साथ साथ कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाएंगे। मुझको एक और कार्यक्रम के लिए निकलना होगा, लेकिन कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा।